ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की जो लय है वो थमती सी हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी छुटपुट केसेस हमें कहीं ना कहीं नजर आते जा रहे हैं, लेकिन अब उतनी भय की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम तरह की सावधानियां हम लगातार बरत रहे हैं। आज भी जब हम बाजार निकलते हैं या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो वहां भी हमें लोग मास्क लगाए हुए दिख जाते हैं। बहुत कुछ सीखा हमने, किस तरह से अपने हाथों को साफ रखना है, किस तरह से सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाए रखना है। कोरोना और उससे संबंधित बहुत से सवाल अभी भी आपके मन में हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम कोरोना से संबंधित तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन साथ में आप अन्य व्याधियों, अन्य बीमारियों के बारे में भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन जुड़े हुए हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। कार्यक्रम की शुरुआत हम आज डॉक्टर पीयूष रंजन से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ करेंगे। डॉक्टर पीयूष, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार तमाम सुनने वालों। और आप आज इस कार्यक्रम में हम लोग कोरोना के साथ साथ दूसरे स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर पीयूष, सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम हीट वेव की आज चर्चा से शुरू करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर हीट वेव अपने पूरे जोरों पर थी। लू की चपेट में था उत्तर भारत। 45 से ऊपर ही लगभग तापमान रहा था। ऐसे में बहुत से लोगों को लू ने घेरा है और हीट वेव बहुत से लोगों को लगी है। हालांकि उससे बचाव भी उन्होंने बहुत से की हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप से यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को लू लगती है, हीट वेव लगती है, गर्मी का प्रकोप होता है, तो उसमें क्या क्या उसको लक्षण नजर आते हैं कि हम समझे कि उसको लू लगी है? जी देखिए, ये लू लगना या गर्मी के मौसम में जिसे हम लोग ये गर्म हवा की वजह से जो ये चेंजेज आती हैं, जो सिम्टम आते हैं, वो एक वाइड वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम में हो सकता है जी। जैसे कि एक लंबे समय तक, जैसे कि तेज गर्मी के आने की वजह से, अत्यधिक पसीना निकलने की वजह से जो है लोग सबसे पहले डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और इसमें मूल तौर पर जो बुजुर्ग होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा ये समस्या उन लोगों के लिए उत्पन्न करता है। नंबर एक, इसमें जो है वो अत्यधिक कमजोरी का होना, चक्कर आना और जो है पेशाब की मात्रा का कम हो जाना, ये प्रारंभिक जो है जिसे हम लोग फर्स्ट लेवल की परेशानी जो है वो कह सकते हैं। जब इसके बाद जब होता है तो शरीर में जो ऑटोनोमिक हाइपर रिएक्टिविटी के लक्षण आने लग जाते हैं। यानी कि जैसे टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये जैसी चीज का भी हो सकता है। और जो अगले सीवियर फॉर्म में जो है, इसमें जो है कोमा का हो जाना, जो कोर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा भी हो सकता है जी। डॉक्टर पीयूष, क्या इसका संबंध लोगों की उम्र से या लोगों के वजन से या लोगों की किसी अगर तरह की दूसरी तरह की कोई कोमॉर्बिडिटी है, उससे भी संबंध है इसका लू लगने का? देखिए, मूल तौर पर जो है, जो डिहाइड्रेशन का जो देखा गया है, वो एक्सट्रीम ऑफ एज में जो है ये पहले ज्यादा परेशान करता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि जो कम उम्र के बच्चे हो गए, जैसे कि इन्फेंट 1-2 साल के बच्चे हो गए, अगर वो किसी भी तरह से जो है बाहर में लग गए तो उनमें ज्यादा ये परेशान कर देता है जल्दी से। और जो बुजुर्ग जो हो गए, हमारे जो सीनियर सिटीजन हो गए, अगर वो थोड़े भी डिहाइड्रेशन के बाद जो है उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइटीमिया हो जाता है तो उनमें जो है अत्यधिक उल्टी का आना, चक्कर का आना, हल्की बेहोशी का छाना, वो यंग इंडिविजुअल्स की तुलना में ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है जी। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है बहुत से लोग जो हैं ऑलमोस्ट सड़कों पर ही रहते, तरह तरह के डिलीवरी बॉयज हैं और बहुत तरह के कामगार ऐसे हैं जो हीट वेव्स में काम करते रहते हैं। ऐसे में
कब उनको पता लगेगा, या कितनी ड्यूरेशन में अगर वो हीट में रहते हैं या धूप में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं तो उन्हें को पता चल जाए कि भाई हम 10 मिनट हैं या 15 मिनट बाहर हैं, 1 घंटा बाहर हैं, तो इस बीच में हीट वेव लगेगी, या अगर कम ड्यूरेशन में रहेंगे तो हीट वेव नहीं लगेगी? देखिए, इसके लिए ऐसा कोई ड्यूरेशन की बात नहीं इस तरह से वैज्ञानिक तौर पे कही गई है कि ये नहीं है कि वो अगर 2 घंटे 4 घंटे तक जा सकते हैं या फिर इस समय से कम में जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जितना ज्यादा अपने शरीर को ढक करके चल सके, यानी कि जैसे वो पूरे आस्तीन पूरे बाजू के कपड़े पहने, जैसे हैट हो गया, और जो चेहरे को जितना ज्यादा हो सके ढक करके चले, अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखें। यानी कि अगर जब कभी भी हो, अगर आप अमूमन एक एडल्ट आदमी जो है वो 2 से 3 लीटर अगर पानी अगर पीता है सामान्य दिनों में, जबकि टेम्परेचर ज्यादा ना हो, तो ऐसे में 6 से 7-8 लीटर तक वो पानी का पिए। पानी पीने के साथ साथ वो ये कोशिश करें कि जो ओरल रिहाइड्रेशन की सॉल्यूशन जो होता है ORS होता है, जिसमें जो कि डायरिया या डिहाइड्रेशन के केस में दिया जाता है, वो ले। जो नॉर्मल घर में जो शिकंजी बनती है, सिर्फ इसमें पानी की कमी नहीं होती है, बल्कि पानी के साथ साथ जो जरूरी नमक है, जो सॉल्ट है, उसकी भी कमी हो जाती है। तो जिन लोगों को मान लीजिए कि बाहर काम के लिए जाना पड़ जाए, वो या जैसे आपने ये कहा कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं और जो कि मान लीजिए जो खेत में काम करने वाले जो हमारे कामगार हैं, तो उन लोगों को जिन्हें अपनी व्यवसायिक जरूरतों से बाहर जाना पड़े, तो वो उनके लिए कुछ जो जरूरी चीज है वो पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, नंबर 1। नंबर 2, घर के बाहर निकलने के पहले 1-2 लीटर पानी जो है वो जरूर पी ले। पानी के साथ साथ जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, जैसे नमक पानी का घोल हो गया, जो शिकंजी हो गई, उन सबों का अत्यधिक सेवन करें। जी डॉक्टर, ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में प्राथमिक उपचार क्या रहेगा? बच्चों में प्राथमिक, जो वयस्क है उनमें प्राथमिक, और जो कि ओल्ड एज लोग हैं उसमें क्या प्राथमिक उपचार रहेगा, ताकि तुरंत जो है हम उनको उपचार दे सकें? सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन हो चुका है, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी और नमक की कमी, ऐसा हो गया है, तो वो आ करके अपने आप को रिहाइड्रेट कर ले, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर उनको जो नॉर्मल टेम्परेचर घर में आने के बाद वेल वेंटिलेटेड, अगर जो लोग के घर में अगर AC की सुविधा है तो उसके अनुसार जो 25 से 30 डिग्री के अंदर में वो अपने आप को रखे। नंबर 2, अगर बुखार हो गया है तो वो पट्टी की या इसकी ये ले सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह के बाद जो बुखार के लिए जो पैरासीटामोल का टेबलेट है वो ले सकते हैं। और अगर कभी भी जैसे ओमियस फीचर अगर आने लग जाए, अगर बेहोशी हो जाए, बार बार उल्टी होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, अगर ये जैसी चीज हो तो बगैर समय गवाए जो है वो डॉक्टर के पास जाकर के सलाह ले। जी डॉक्टर, यही तो हुई प्राथमिक उपचार की बात। कब पता लगता है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज जो है वो सीरियस हो चुका है और अब उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत है? देखिए, इसमें जो मूल तौर पर जो होता है, अगर बार बार उल्टी आने लग जाए या तेज बुखार आ जाए या बेहोशी के या फिर चक्कर आने के ऐसे लक्षण होने लग जाए, तब ये मानना चाहिए कि मामला जो है आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाकर के अपनी जांच करानी चाहिए, और फिर आपको जो है हो सकता है कि आपको भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़े। जी, चर्चा हम जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे पहले श्रोता हैं बिहार के समस्तीपुर से, हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका सवाल सुनते हैं। लल्लन मिश्रा। लल्लन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार लल्लन जी। जी, हम जानना चाहते हैं कि कोरोना की अभी तुरंत आपने बताया कि उस ढंग की बात नहीं चल रही है। हाँ जी। लेकिन रेडियो समाचार में सुन रहे हैं कि कुछ संख्या बढ़ रही है। जी। और वैसे हमारा तीसरा वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, वो उसका समय आ रहा है। तो सर, अभी तक सतर्क तो हम लोग हैं जरूर, लेकिन कभी कभी मन में भय व्याप्त हो जाता है कि फिर मास्क लगा के चलना होगा, भीड़ भाड़ में नहीं निकलना है, और बनता नहीं है। जी डॉक्टर पीयूष जी, देखिए, इनकी बात के 2-3 पहलू हैं, एक एक करके हम लोग उनको लेते हैं। जी। सबसे पहले जो इन्होंने बात डर की तो डर के पहले जो इन्होंने कहा कि अभी वो समाचार के पत्रों में
और अलग अलग माध्यम से अभी सुन रहे थे कि केसेस में बढ़ोतरी आई है। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले जो विश्व के कई भागों में, विशेष तौर पे चीन पर में और इन जगहों पर जो है केसेस में वृद्धि हुई थी। अभी कुछ समय पहले भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी और कुछ समय में भी जो है केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में वृद्धि देखने को मिली थी, जिसमें कि अभी जो है ये केसेस कम होने जो है वो शुरू हो गए। कोविड के मामले जो है जैसे जैसे ये इम्यूनिटी में थोड़ी कमी आएगी, तो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होता है, तो वैसे ये थोड़े बढ़ेंगे। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो कि आप में जो सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए सेकेंड वेव रहा था, थर्ड वेव, और उसके बाद में जो अभी हाल के समय में जो ये आए, ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होकर के रह गया, जिसके लिए कि वो हो या मामूली सर्दी जुकाम और इस जैसी चीज के सिम्टम को लेकर के रह गया। तो इसमें से जो दूसरी बात है कि जो इन्होंने कहा कि भय हो जाता है, तो मैं उन्हें ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो इक्का दुक्का जो ऐसे मामला हुए हैं और बीच बीच में जो कहते हैं जब एपिडेमियोलॉजी वेन ऑफ हो जाता है तो केसेस थोड़े से बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके खत्म होते हैं, तो उस केस में किसी भी तरह की पैनिकी या घबराने की जरूरत नहीं। भय जो एक अपने आप में एक नकारात्मक बात है, तो उस नकारात्मकता से खुद को अलग करे कि इस जैसा डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जो बात कही है, फिर से मास्क लगाना शुरू कर देते हैं और सुरक्षा संबंधी उपाय करने लग जाते हैं, तो उस सुरक्षा के गार्ड को कम नहीं करना, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, नंबर एक, जो साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन की बात हुई वो, और या फिर जो जिन लोगों को थर्ड डोज, जिसको कि हम लोग प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, जब जिन लोगों का मौका मिले तो बगैर किसी संदेह के वो वैक्सीनेशन अपना लगवा। जी, यानी कि जितने भी हमने अब तक तौर तरीके सीखे हैं अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, वो हमें लगातार अपनाते रहना पड़ेगा। ये ना हमें सिर्फ कोरोना से बचाएगा, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस तरह के कारणों से होती हैं, उन्हें भी हमसे दूर रखेगा। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही आपने इस बात को कहा। मैं आपको इस बात को फिर से एक बार जो चौथी बात के रूप में दोहराना चाहूंगा जी, कि भले ही कोविड का भय खत्म हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए, लेकिन मास्क लगाने से भीड़ भरी जगह से बचने में और जो थूकने या इधर उधर जो पर्सनल हाइजीन की जो चीज है उसका अगर हम पालन करते रहेंगे, तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो सांस से फैलती है, विशेष तौर पर जो ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसको हम लोग बिल्कुल नियंत्रित करके उस केस को भी हम लोग कम कर सकते हैं और बल्कि कंट्रोल और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जी, बड़ौद से महेश शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, गर्मी बहुत है जी, और जो है हम जब काम से घर पर जाते हैं अगर ठंडा पानी पीते लेते हैं तो गला खराब हो जाता है। अभी हमें क्या क्या सावधानियां रखें जो आप बताने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत व्यवहारिक सवाल है। बाहर से आते हैं, प्यास लगती है, बच्चे भी हैं और वयस्क लोग भी हैं, एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एकदम गर्मी से एकदम आपने शरीर को ठंडा टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया। देखिए, अचानक से टेम्परेचर चेंज होने पर जो है वो कई तरह की परेशानी हो सकती है, और विशेष तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कोल्ड एलर्जी होती है, यानी कि वो जैसे ही वो ठंडा ये चीज कुछ भी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या ठंडा पानी या ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद उनको गले में बैठने या गले में ये खांसी या फिर खिंचाहट ऐसे ये होने लगे। तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये सलाह है कि जब भी बाहर से आए तो कुछ देर सुस्ता ले और बहुत ठंडा फ्रिज का जो चिल्ड वाटर है वो न पी। ठीक है जी। तो जो अपना नॉर्मल जो है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है जो कि गर्म ना हो, जैसे आजकल तो पानी रखने पर भी जो है टंकी में जो है वो 40 डिग्री में जो है वो गर्म हो जाता है, तो बस गर्म ना हो, जैसे कि वो 20 डिग्री या ऐसे करके हो, जिसको कि हम लोग शीतल जल कहते हैं जी। चिल्ड जो कि एकदम बर्फ का जो पानी है उसको पीने से परहेज करें, और धीरे धीरे जो है जैसे बाहर से अगर आए, बाहर अगर 50 डिग्री है तो तुरंत एसी में ना जाएं, पहले हल्के रूम टेम्परेचर में जाएं, फिर धीरे धीरे करते हुए जो है एसी के इसमें ये रहे। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भले ही थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन जो लोग हैं हमें एसी के ये गर्मी के टाइम में जो है वो एसी का टेम्परेचर भी जो है वो बहुत कम करके नहीं रखना चाहिए।
जी। जैसे कि 30 पर कट ऑफ होता है तो 30 में 28-29 तक रखें, 24-25 तक रखें। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो 16-20 तक रख करके और वो कंबल या फिर वो हल्का चादर ओढ़ करके सोते हैं। तो और खासकर इससे न केवल और दूसरी परेशानी होती है बल्कि साथ ही साथ बिजली का भी बड़ा नुकसान होता है। तो यह भी लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ इस बात में थोड़ी जिम्मेदारी का परिचय दे और बिजली को जहां तक बचा सके वो बचाने की कोशिश करें। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो एसी का टेम्परेचर जो है बहुत कम न रखें, जहां तक हो 28-29-30 के आसपास रखें, जिसमें कि उन्हें वो ठंड भी नहीं लगेगी और बिजली भी जो है उसकी भी लोड शेडिंग जो है वो करने के लिए भी उससे भी बचत हो पाए। जी, कुल मिला के आपका स्वास्थ्य जो है वो आपके अपने हाथ में है। किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए ये आपको समझने की जरूरत है। कुशीनगर से हमारे एक और श्रोता संगम कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। ये एक छात्र हैं और क्या इनकी जिज्ञासा है, क्या इनका सवाल है, आइए सुनते हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय गर्मी का प्रकोप चल रही है और हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग खासकर दोनों टीका ले चुके हैं और दूसरों को भी हम लोग जागरूक कर चुके हैं, वो लोग भी दोनों टीका ले चुके हैं। क्या हम लोग ऐसी स्कूल जैसे घर से काफी दूर स्कूल जाना पड़ता है तो पैदल ही यात्रा करना है, तो इस समय में हमें क्या क्या अपने साथ सावधानी बरतनी है और क्या हमें मास्क लगा के जाना आवश्यकता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल लोगों को देखने में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको अधिक ऐसे फीवर हो रही है, हमेशा 10 दिन में 15 दिन में एक बार जरूर हल्की फीवर आ रही है, तो इसको लेकर क्या जानकारी? जी, डॉक्टर साहब, पहला सवाल इनका यह है कि इनका स्कूल जो है कि घर से बहुत दूर है, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में मास्क लगाना कितना जरूरी हो जाता है? और दूसरा सवाल इनका ये था कि डॉक्टर साहब अभी ये कह रहे हैं कि कुछ देखने में ऐसा है हर 10-15 दिन बाद कुछ लोगों को हल्का फीवर हो रहा है, इसके अमूमन क्या कारण हो सकते हैं? जी, सबसे पहले जिन लोगों को जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जिन लोगों को मैंडेटरीली बाहर जाना पड़ सकता है, जैसे कि वो काम करने वाले लोग हुए या फिर जिनका स्कूल या फिर वो वर्क प्लेस ज्यादा दूर है, तो उन लोगों को तो जरूर जाना ही है, नंबर 1। इसमें और जो सावधानी की इन्होंने बात की तो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े ये पहन करके रखें और जहां तक हो वो छतरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि तेज गर्मी या धूप के ये रोशनी से ये खुद को बचा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो हुआ कि वो पानी नमक पानी का घोल, ऑयल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शिकंजी वगैरह का वो प्रचुर मात्रा में सेवन करें। प्रचुर मात्रा से मेरा मतलब है कि जिन्हें धूप में बाहर निकलना आता है तो 5 से 6 लीटर तक एक दिन में जो है वो इसका सेवन करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि मास्क पहन करके जाए, तो जी इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, यानी बार बार पुनरावृत्ति के करने के बावजूद भी हम लोग बार बार इस बात को कहेंगे कि ये जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, बचाव के सारे उपाय का उसी तरह से पालन करते रहना है जिस तरह से कि हमने गंभीर समय में पालन करना सीखा था, उसी तरह से करते रहे। भले ही ये कोविड में उतना ज्यादा अब प्रासंगिक धीरे धीरे न रह पाए क्योंकि कोविड के मामले खत्म होने वाले हैं और खत्म भी होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सांस से फैलने वाली दूसरी बीमारी और विशेष तौर पर ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल और उसके उन्मूलन में विशेष तौर पर मदद करते रहेगा। हालांकि गर्मी में जो है थोड़ा सा जो है मन थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, थोड़ी घुटन हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जो है एक अच्छी आदत के रूप में जो मास्क लगाए रहने का जो आदत लोगों में बन गया है उसका लोग पालन करते रहे। इस बीच कर्नाटक चलते हैं, वहां के बीजापुर से श्री गुंडू जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल सुनते हैं। गुंडू जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ गुंडू जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। डॉक्टर पीयूष, देखा गया है कि गर्मी के मौसम में लोग अपनी एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, बहुत वर्कआउट अपना ज्यादा करने लगते हैं, कुछ लोग पार्क में करते हैं, कुछ लोग जिम में चले जाते हैं। ऐसे में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उतनी और कितनी एक्सरसाइज उतनी करें कि उनको डिहाइड्रेशन न हो, और अपने साथ किन चीजों को वो साथ रखें ड्यूरिंग एक्सरसाइज? देखिए, गर्मी में जो है विशेष तौर पर जो है वो आपने ठीक कहा कि लोग जो है ये मौसम जो है वो जैसे ठंड नहीं रहता है तो लोग जो है घूमने या ये सब करने के लिए चले जाते हैं।
तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि सवेरे सवेरे का जो अगर समय हो, विशेष तौर पे 4-5 बजे या 6 बजे का समय है, जबकि टेम्परेचर जो है दिल्ली जैसे शहर में भी 30-31 के आसपास रहता है, तो वो समय उचित रहेगा। उसमें वो ये जो है वो जितना वो कसरत करते हैं या व्यायाम करते हैं वो कर ले। आपने पूछा कितना कसरत करना चाहिए, तो अमूमन जो है वो एक नॉर्मल आदमी को जो है वो लंबे समय तक जो कसरत की जो आदत होती है, उसमें 30 से 45 मिनट एक दिन में और सप्ताह में कम से कम 5 बार जी इसमें तेज वॉक करे, जिसको कि हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। मैं फिर से इसे एक बार दोहराता हूँ, 30 से 45 मिनट हर दिन और सप्ताह में कम से कम 5 बार ऐसा वो करते रहे। और जब वो चले, तेजी से चले, जिससे कि हल्का जो है वो सांस जो है तेज चलने जैसा लग जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 1 बात ये जी। तो और जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो जो ज्यादा वर्कआउट वगैरह जो करने के लिए जो है, जो वो जब कभी भी एक्सेसिव वर्कआउट जो होता है वो अनरेगुलेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो शॉर्ट समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज किया जाए, तो उसमें वो प्रॉपर एडवाइस और अंडर गाइडेंस नहीं करें। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज को करना जो है वो सिर्फ गर्मी या ऐसा नहीं कि अभी वो गर्मी की छुट्टी है तो 1 महीने कर लिए, इसे सालों भर और हमेशा जिंदगी भर आपको करते रहना है। अगर आप जीवन भर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जीवन भर आपको अच्छी आदतें मेंटेन रखनी पड़ेंगी, जिसमें संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण है। जी, चर्चा जारी रखेंगे। गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं सुभाष अपने सवाल के साथ। सुभाष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवीन सर नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब की नमस्कार। जी सर, मैं पूछना चाहूंगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था। सर मैं जानना चाहूंगा ट्यूबरक्लोसिस क्या वही तपेदिक या टीबी को ही कहते हैं कि या अन्य किसी मतलब बीमारी को कहते हैं? अगर टीबी को ही कहते हैं सर, तो क्या टीबी में मतलब उसके बचाव के लिए क्या हम रास्ता अपनाएं, और मतलब क्यों होता है, मतलब ज्यादा कौन सा अंग में ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि क्यों होता है? और सर डॉक्टर साहब एक बात और हम सुने हैं कि डॉक्टर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो बिजली बचाने का सर, बिजली और पानी, और दिन ब दिन हमारे धरती का जल स्तर कम होता जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई, बिजली बचाइए, बहुत गुड, हमें बहुत पसंद आया सर, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, इनका जो मुख्य सवाल था वो टीबी के बारे में जानना चाहते थे। ट्यूबरक्लोसिस ये कैसे होती है, किस तरह की होती है, शरीर के किन अंगों को ये प्रभावित करती है? जी, जो उन्होंने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल ही एप्ट है कि वो ट्यूबरक्लोसिस जैसे वो वैज्ञानिक ये जो डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, ये बिल्कुल वो टीबी जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में वही है, जिसको कि हम लोग तपेदिक भी कहते हैं जी। और जो इससे संबंधित जानकारी, ये एक तरह का बैक्टीरियल इलनेस है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइज नामक एक जीवाणु होता है, जिसकी वजह से ये होता है। और ये मुख्य तौर पर जो है वो सांस से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो इधर उधर थूकने से या फिर जो तपेदिक के मरीज हैं वो अगर मास्क को न पहन करके ये अगर चलते हैं तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। नंबर 2, आपने पूछा कि ये किन अंगों में हो सकता है जी। ये मूल तौर पर हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, जो ज्यादातर केस में, अगर जो टोटल ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं तो 70% के 80% के आसपास जो टोटल केसेस होते हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस होता है। लेकिन इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, जिसमें मुख्य तौर पर जो आपकी पेट की ट्यूबरक्लोसिस करते हैं, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो कि महिलाओं में होने के कारण जो है बंध्याकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो होने लग जाती है। जी डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? इज इट क्योरेबल? क्या ये ठीक हो सकता है परमानेंटली? जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी के लिए जो दवाइयां हैं उसका अगर नियमित तौर पर सेवन किया जाए, डॉक्टर की निगरानी में सेवन किया जाए, तो ये 100% क्योरेबल है। नंबर 1 ये बात हुआ। लेकिन इससे ज्यादा ये जरूरी यह बात समझना है कि टीबी की दवाई, एक बार जिन लोगों को टीबी हो जाता है तो उसे जो इसका टोटल कोर्स जो होता है वो 6 से 6 महीने तक का होता है। और कुछ केसेस में जो है वो डॉक्टर की
निगरानी में जो है हम लोग इसे 9 महीने तक या फिर कुछ केसेस में जो कि हड्डियों की ट्यूबरक्लोसिस होती है और ज्यादा समय तक भी हम लोग दे सकते हैं जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी की दवाई जो है जो है वो लंबे समय तक चलती है और इसे जो सभी स्वास्थ्य केंद्र में इसकी दवाइयां मुफ्त मिलती है। जिन लोगों को अगर हो जाए अगर ये तो वो अपनी पूरा जांच और पूरा इलाज करवाएं, क्योंकि ये ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार टीबी की दवाई शुरू होने के बाद 1 से 1.5 महीने में सिम्टम्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो ये दवाई को पूरे कोर्स तक जो कि 6 महीने तक का या फिर उससे भी ज्यादा तक हो सकता है उस पूरे कोर्स को पूरे ड्यूरेशन तक टीबी की दवाई लेना जरूरी है जी। डॉक्टर की सलाह जरूर ले, जांच करवाएं और अगर डॉक्टर साहब कहते हैं तभी आप अपनी दवाई बंद करें। लोनी के गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल सुनते हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं, जानते हैं। नमस्कार यामीन जी, क्या जानना चाहते हैं? सर डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जी। मैं जानना चाह रहा था जो हफ्ता गुजर गया है इसमें कोरोना के पेशेंट घटे हैं या बढ़े हैं, थोड़ा मैं जानकारी चाह रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि ये जो वेव सी चल रही है इस समय जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बिल्कुल सही उन्होंने पूछा है। केसेस में जो है जो पहले जो बिल्कुल बढ़ गए थे बढ़ करके जो हम लोग उसके प्लेटू पे हैं, केसेस में डेफिनेटली कम हो रहे हैं। लेकिन स्पोरेडिकली जैसे एपिडेमिक के बाद वो स्मॉल पॉकेट्स में जो है वो एंडेमिक जो कंडीशन हम लोग कहते हैं स्मॉल पॉकेट्स में जो है ये डिजीज जो है वो रह सकता है। लेकिन अभी जो केसेस जो है वो डेफिनेटली कम हो। डॉक्टर साहब जब कोरोना पे रिसर्च चल रही थी उस समय लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था, एक वर्ड निकल कर आया था, दैट वाज हर्ड इम्यूनिटी। क्या अब हम उस हर्ड इम्यूनिटी को पहुंच चुके हैं? जी हाँ, अब हम लोग जो है हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच चुके हैं। अगर कोई नया वेरिएंट न बन जाए, जैसे वेरिएंट ऐसा जैसे ये कोविड का जो वायरस होता है वो अपने समय समय पर जो इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते रहते जी। और जब अगर इसमें कोई बड़ा चेंज ना हो जाए तो लगभग अब हम जैसा कि वैज्ञानिक विश्व भर के मानते हैं कि वो अब ये कोई वैसी बड़ी समस्या बन करके नहीं आएगा जैसा फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान हुआ जी। डेफिनेटली हम लोग अब हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें एक मेजर रोल जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव का भी जी। डॉक्टर साहब आप हमारे सुनने वालों को अब संदेश क्या देना चाहेंगे इन सब के बारे में? आज जो भी हमने चर्चा करी है उसका एक अगर हम सम अप करें तो कुछ मोटे तौर पर बात हम लोग ये करें तो डेफिनेटली कोविड के केसेस कम हुए हैं। इसमें हम सभी जो एक मेजर योगदान जो है वो आपके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का है और वैक्सीनेशन ड्राइव का है। भले ही केस कम होते रहें लेकिन फिर भी आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहना है। जब आपको मौका मिले तब आप वैक्सीनेशन जरूर लगा लें और आजकल के मौसम के अनुसार आप डिहाइड्रेशन से खुद को बचाएं और इसके लिए ये जरूरी है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिएं और साथ ही साथ जो पानी को बर्बाद होने से बचाएं और बिजली को भी बर्बाद होने से बचाएं। जी। डॉक्टर पीयूष हमसे जुड़ने के लिए, इतना सुंदर संदेश देने के लिए और अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नवीन जी, आपके माध्यम से तमाम सुनने वाले लोगों के साथ जुड़ने का मौका जी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्रोताओं आज के इस अंक में हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की और हमें उम्मीद है कि आपने इस कार्यक्रम को पूरे मन से सुना होगा और डॉक्टर साहब ने जितनी भी हिदायतें आपको दी हैं उन सबको आप पूरा करते रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे और समाज को स्वस्थ रखेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।